नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आपकी बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी है, जो बिहार लाइब्रेरी की बहाली आने वाली है 2021 में जून या जुलाई तक आपकी जो बहाली आने वाली है, इस बहाली पर आज की क्लास पर बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले आपको दोस्तों मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो आपने प्रयास किया, जो आपने ट्विटर पर कैंपेन चलाया, इससे पहले भी आप शुरुआत से प्रयास करते आ रहे हो और दोस्तों ये अभी के प्रयासों से वैकेंसी आ रही है, तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से आपके हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये जो दोस्तों वैकेंसी लगभग आपके 1200 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, जो कि स्कूल प्लस कॉलेज दोनों में ये मिलाकर आपकी 1200 पोस्ट के आसपास आपकी भर्ती ये बहाली आने वाली। अब दोस्तों जो है आपने जो है अगर अपन बात करें दोस्तों, इस आज की क्लास में हम जो अपन बात करने जा रहे हैं सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कई स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरी है, कई स्टूडेंट्स के फोन है, कई स्टूडेंट्स सर इसका बिहार लाइब्रेरी का सिलेबस क्या क्या हो सकता है। तो देखो साथी, अगर अपन बात करें अभी जो बिहार लाइब्रेरी का सिलेबस अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया, ठीक है, अभी बिहार लाइब्रेरी का ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सिलेबस उन टॉपिक्स पर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे, किस किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी आपके जो टॉपिक्स है, जो सभी आपके क्वेरीज हैं, उन सभी पर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो ऑफिशियल सिलेबस पर भी एक बार में आपका डिस्कशन अपन कर लेंगे। देखो साथी, आपके सामने जो वैकेंसी आपके आने वाली है 2021 में, जो वैकेंसी जो आपकी बहाली आने वाली है, उससे पहले ही आप तैयारियां प्रारंभ कर दो। अभी से आप तैयारी प्रारंभ करोगे, अभी से आप अपनी मंजिल डिसाइड करोगे कि 2021 में मेरे को पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है, कि मेरा जो लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरे को जो बनना है सरकारी नौकरी पाना है, 2021 में पुस्तकालय अध्यक्ष पाना है। तो साथी, अगर आपका मंजिल, अगर आपने अपना उद्देश्य अभी से डिसाइड कर लिया है, तो साथी आप अपनी 2021 में जो लाइब्रेरी की भर्ती आने वाली है उसमें आपकी एक सीट सुनिश्चित भी है। अगर आप जो चाह रहे हो, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जो है वैकेंसी बतानी आएगी नहीं आएगी, मैं साथ ही आपको फिर से रिपीट करता हूं, वैकेंसी आपकी लगभग जून या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अभी से आप तैयारी करना, पढ़ना प्रारंभ कर दो। जो व्यक्ति जो तूफान आने से पहले तैयारियां प्रारंभ करते हैं, जो तूफान आने से पहले तैयारियां प्रारंभ करते थे, वही दोस्तों अपने आप में क्या होते हैं, सफल माने जाते हैं। अरे तूफान आने के बाद में तो हर कोई तैयारी करता है, हर कोई अपना बचाव करता है, लेकिन जो सफल व्यक्ति जो अपना संघर्ष प्रारंभ करता है, तूफान आने की आहट से ही पहले ही तैयार हो जाता है, पहले ही सजग हो जाता है, तो वो अपने आप में दोस्तों सफल भी होता है, उसका संघर्ष भी सफल होता है और वो दोस्तों अपनी मंजिल तक पहुंचता भी है। आपकी दोस्तों जो मंजिल है 2021 में लाइब्रेरियन बनना है और लाइब्रेरियन दोस्तों आप बनकर रहोगे। आपके साथ एसएलसी क्लासेस साथ है, मैं आपके साथ हूं दोस्तों, और जब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर लेते हो, जो आपका माँ बाप का सपना है, जो आपका सपना है, जो आप सोते उठते बैठते देखते हो, वो सपना दोस्तों आपका पूरा होकर रहेगा मेरे माध्यम से, एसएलसी क्लासेस के माध्यम से, जो कि आपको दोस्तों कहीं पर भी कंटेंट और डिलीवरी में आपको कहीं पर भी आपको कमी नहीं आने देंगे। लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, सपना आपका होगा, संघर्ष आपका होगा, आपको मंजिल आपको चुननी है। मंजिल तक पहुंचने का दोस्तों जो है ना, वो बेड़ा एसएलसी क्लासेस ने उठा रखा है कि किस प्रकार से पहुंचाना है और किस प्रकार से आपको जो बाधाएं आने वाली है, उन सभी बाधाओं से आपको जो है ना, आपको एक भी बाधा आपके जो आने वाली है, उन सभी बाधाओं से आपको जो रूबरू भी करवाएंगे और उन सभी बाधाओं को दूर भी करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति जो छात्र सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। साथ ही एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के लिए तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आज की साथ ही आज की क्लास में अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बिहार लाइब्रेरी के सिलेबस के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। देखो, बिहार लाइब्रेरी के सिलेबस के साथ ही अगर अपन बात करते हैं से आपके क्या क्या इसमें टॉपिक हो सकते हैं, किस किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को जो साथी आप लास्ट तक देखिए, आपके लिए जो क्लास है सही आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो है आपके लिए साबित होने वाली है। देखो यहाँ पर ये सिलेबस जो है ना, अपन ने एक अनुमानित लगाया है कि ये आपके टॉपिक हो सकते हैं। अभी ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन यूं मान के चलो आपका जो है अपन ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, एक आध टॉपिक जो है ना, या तो एक दो टॉपिक कम हो सकते हैं, एक आध दो टॉपिक आपके ज्यादा हो सकते हैं। 19-20 का आपको फर्क मिलेगा, ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। तो अभी से अपनी तैयारियां स्टडी प्रारंभ कर दो, जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं टॉपिक्स के अनुसार। पहला दोस्तों आपको मिलता है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन
साइंस। देखो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की अगर साथी अपन बात करते हैं, होता क्या है, किसे कहते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। देखो पुस्तकालयों के बारे में आपसे बेसिक जानकारी पूछी जाएगी कि पुस्तकालय क्या होता है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, पुस्तकालय किसे कहते हैं। देखो पुस्तक प्लस आलय, आलय का मतलब जो पुस्तक का स्थान होता है, पुस्तक का घर, ठीक है। यहाँ पर जो पुस्तकालय जो पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए पुस्तकालय जो शब्द है जी, पुस्तकालय कितने शब्दों से मिलाकर बनता है, तो पुस्तकालय शब्द दोस्तों आपके दो शब्दों से मिलाकर बनता है, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य। आल्य का मतलब क्या होता है, स्थान, आल्य का मतलब क्या होता है, स्थान, और पुस्तक का मतलब क्या होता है, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित होते हैं। तो आल्य का मतलब क्या हो गया, जो पुस्तकों का घर होता है ना, जो पुस्तकों का घर या पुस्तकों का स्थान या पुस्तकों का आल्य, वह दोनों को मिलाकर क्या बन गया, आपका पुस्तकालय बन गया, ठीक है। जिस प्रकार से हिम आल्य तो हिमालय हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका दोस्तों बनता है आपका पुस्तक प्लस आल्य, दोनों को मिलाकर किसकी स्थापना होती है, पुस्तकालय की स्थापना होती है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ है, किस शब्द से होती है, लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां से होता है, आपकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है, आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है। बिल्कुल बेसिक आपसे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है कि जो आपका पुस्तकालयों का जो सर्वप्रथम जो है, आपका प्रथम जो है कि पुस्तकालयों की स्थिति किस प्रकार से होती है, आपकी पुस्तकालयों में जो ग्रंथ किस प्रकार से रखे जाने लगे हैं, ठीक है। आपके आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किस प्रकार से होता है, जो बेसिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो पुस्तकालय सूचना विज्ञान में आपके आते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आपका जो सेकंड है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। अब देखो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के साथ ही अपन बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का मतलब कि भाई सत्याग्रह करोगे आप, जो है आप रैलियां करोगे, इस प्रकार से यहाँ पर भारत में कोई पुस्तकालय आंदोलन नहीं होता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का तात्पर्य है कि पुस्तकालयों का प्रशिक्षण किस प्रकार से प्रारंभ होता है। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालयों की स्थापना किस प्रकार से की जाने लगी, स्थापना करने वाले कौन है, या स्थापना का प्रयास कहां से होता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें, भारत में पुस्तकालयों का आंदोलन प्रारंभ होता है आपकी बड़ौदा राज्य से। वर्ष 1910 में भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, जो कि कहां से, बड़ौदा राज्य से, ठीक है। और पुस्तकालय आंदोलन प्रारंभ करता जो है आपके सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, यहीं से आपका पुस्तकालय आंदोलन माना जाता है। और इसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों आपके भारत में पुस्तकालयों का आंदोलन, पुस्तकालय का विकास होने लगता है, ठीक है। फिर पुस्तकालय आंदोलन में आपसे क्वेश्चन बनता है आपका पंजाब एक विश्वविद्यालय आता है। पंजाब जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का भी साथ ही आपकी पुस्तकालय प्रशिक्षण में अहम योगदान रहता है। फिर जो है आपकी जो मद्रास विश्वविद्यालय है, आपका मद्रास, जो कि बाद में जाकर तमिलनाडु में आपके जिसको मर्ज किया गया है, तो मद्रास राज्य का भी दोस्तों भारत में पुस्तकालयों का जो प्रशिक्षण है उससे अहम योगदान मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पुस्तकालय आंदोलन जो मद्रास राज्य है आपका है, इस मद्रास राज्य में दोस्तों आपका जन्म होता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। और इन्होंने ही जो पुस्तकालयों का जो विकास को एक गति प्रदान की ना, पुस्तकालयों का आंदोलन तो आपके बड़ौदा राज्य सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने प्रारंभ कर दिया, लेकिन पुस्तकालय आंदोलन को जो विकास एक गति प्रदान की है वो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रयासों से होती है, जो कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों लगभग जो अपन कह सकते हैं, जो पुस्तकालयों का जो प्रयास किया है, पुस्तकालयों की स्थापना की है, पुस्तकालयों में सर्वप्रथम जो कार्य किए वो लगभग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किए। तो इस प्रकार से आपसे भारत में पुस्तकालय आंदोलन से क्वेश्चन आपसे आपका टॉपिक आपका बनता है। एक जो टॉपिक बनता है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय संघ। अब जो सार्वजनिक पुस्तकालय संघ दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहां से दोस्तों, एक तो सार्वजनिक पुस्तकालय आपका ट्रिपल आर होता है, दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनता है। एक तो दोस्तों भारत से आपके सार्वजनिक पुस्तकालय, और एक जो बनता है आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर। एक कहां से बनेगा, आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो इस प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन बन के आता है भारत में पुस्तकालय जो सार्वजनिक पुस्तकालय संघों से, दो प्रकार से। तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय संघ जैसे अपन बात करते हैं, आपकी जो ILA हो जाता है, आपका ट्रिपल आर हो जाता है, ठीक है, आपका आइजलिक हो जाता है। ये सभी दोस्तों क्या आपके भारत में पुस्तकालय संघ है, ठीक है। ILA और ट्रिपल आर सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, और ये आइजलिक जो आपके विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। तो ये भारत में हो जाते हैं। इसी प्रकार आपसे जो है आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी पूछा जाता है, जैसे आपके जो है यूनेस्को हो जाता है। अब यूनेस्को है ना, आपके हर क्षेत्र में कार्य करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे हर क्षेत्र से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। आपसे केवल लाइब्रेरी से
क्वेश्चन ऐसे बन के आता है। आपका इफला हो जाता है, ठीक है, इफला हो जाता है आपका। इसके अलावा आपकी जो अगर अपन बात करें आपके फीड जो प्रलेखन केंद्र हो जाता है, अगर आपसे पास पूछा जाए तो इस प्रकार से यहाँ से आपके सार्वजनिक पुस्तकालय संघों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथ ही आपसे जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्वेश्चन बन के आता है आपके जो है आपके ये तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है संघ हो जाते हैं, यूनेस्को, इफला, फीड ये प्रलेखन केंद्र हो गया। भारत में जो आपके ILA हो जाता है, ट्रिपल RLF, आइजलिक हो जाता है। तो यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो संघ है जो आपको हर सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलते हैं और यहां से जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आपके एग्जाम में बन के आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ना है। जब भी आप दोस्तों कोई सा भी टॉपिक लेकर पढ़ो, आप उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ो, उस टॉपिक के बारे में 0 लेवल से स्टार्ट कर जहां तक हाई लेवल तक जहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक पढ़ो। हर आप दोस्तों किसी भी संस्थान से किसी भी ग्रुप के माध्यम से आप साइड से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ना दोस्तों आपको बेसिक कंसेप्ट है। दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ो, सिलेबस के अनुसार बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हो साथी तो अपनी मंजिल दूर नहीं है। मंजिल आपको दोस्तों एक दिन आपके सामने घुटने भी टेकेगी, लेकिन पढ़ना आपको दोस्तों कंसेप्ट से है। साथ ही आपके सामने जो है ना कई उदाहरण है, आपके आस पड़ोस में आपके सोसाइटी में कई उदाहरण है जो पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लगभग 10-10 साल से पढ़ रहे हैं। उनके सफेद बाल हो गए भाई, उनकी ओवरेज होने चलिए, वो पढ़ रहे हैं लगातार 12-15 20-20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं मिलती। उनको सरकारी जो नौकरी पाने का उनका सपना है वो सपना आज तक साकार नहीं हो पाया। कारण दोस्तों एक ही है, वो कंसेप्ट से नहीं पढ़ते हैं, वो अपना सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। भाई पढ़ते तो वो भी है, पढ़ो इस प्रकार से पढ़ो। एक स्मार्ट स्टडी होती है ना, वर्तमान में दोस्तों जो स्मार्ट स्टडी करता है वही अपनी मंजिल को पार करता है, वही अपने संघर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये आपका जो है आपका टॉपिक यूनिट 1 आपको मिल जाता है। यूनिट 2 की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, यूनिट 2 आपको मिलती है अगर अपन बात करें आपको इस प्रकार के बाद में आपको वर्गीकरण पद्धतियां एवं सूचीकरण, यहाँ पर जो बाद में मिलता है वर्गीकरण पद्धतियां और सूचीकरण। देखो जो ये दोस्तों आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो जो आप बात करते रहते हो ना सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है, ये जो है ना सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे जो बेस्ट स्कोरिंग जो मार्क्स है ना यहाँ से यहीं से यही टॉपिक है, बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स है। जो कर दिया तो वही कर दिया, कंसेप्ट क्लियर है, ये टॉपिक्स आपने समझ लिया ना तो फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार इस टॉपिक को समझ लिया, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहां पर आपको डेटा तो याद करना नहीं, समझना होता है, और समझा तो मैं यूं मान के चलो आपके नैया पार है। आपके जो वर्गीकरण पद्धतियां और सूचीकरण में दोस्तों आपकी वर्गीकरण पद्धतियां में आपको मिलती है, आपके जैसे कोलन क्लासिफिकेशन आपको मिल जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है, आपकी कोलन क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने के लिए मिल जाती है आपकी। इसके अलावा साथ ही आपको मिलती है DDC DV डेसिमल क्लासिफिकेशन मिल जाती है आपको, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको सिलेबस में मिलती है। ये क्लासिफिकेशन पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें आती है उनको अपन क्या करते हैं, कृत्रिम संख्याएं प्रदान करते हैं, कोल नंबर प्रदान करते हैं निम्न वर्गीकरण पद्धतियों के माध्यम से। ये कॉलन क्लासिफिकेशन जो है ये इसका प्रथम संस्करण साथी 1933 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा लाया जाता है। आपकी DDC जो है आपकी जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बाहर विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए तो साथी उसका नाम आपके DDC है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो फीड अभी अपने संस्था की अपन ने बात की थी, ये वही फीड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर है, तो एक एक चीज आपको बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़नी है। ये आपके दोस्तों क्या होती है, वर्गीकरण पद्धतियां हो जाती है। दूसरी होती है सूचीकरण पद्धतियां। अब देखो ये जो वर्गीकरण पद्धतियां आप जो कोल नंबर प्रदान करे हो, सूचीकरण पद्धतियों के माध्यम से आप प्रविष्टियों का निर्माण करते हो, कार्ड कैटलॉग जो बनाते हो आप, ये एक अलग विभाग होता है तकनीकी विभाग, तकनीकी विभाग के द्वारा कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अब सूचीकरण पद्धतियों के साथ ही अपन बात करें जो कैटलॉगिंग जो आपकी पद्धतियां होती है, जैसे आपके दोस्तों AECR 2 आपको मिलती है पढ़ने के लिए, AECR 2 मिलती है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको मार्क मिलता है, ठीक है, सिलेबस में आपको। इसके अलावा आपको ट्रिपल से आपको देखने के लिए मिलता है, जो सामान्यतः आपको हर सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है, याद रह जाएगा। AECR 2 जो है ना एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड,
ठीक है, जो कि आपके 6 पुस्तकालय संघों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये ACR2 साथी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग करते हैं अपन। किस स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर पुस्तकालय में इसका प्रयोग किया जाता है। ACR2 जो साथी देखना, ये इसका जो आपका इसके 2 संस्करण है। ये तो ACR2 आपका दूसरा संस्करण है जो सिलेबस में आपको मिलता है विद अमेंडमेंट्स। अपन पढ़ते हैं जो 1988 1998 में है ना, वो सिलेबस पढ़ते हैं। ACR1 जो आता है आपका दोस्तों 1967 में आता है, और ACR2 जो आपका आता है 1978 में आता है। ये जो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो आपके हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका 1966 में आपका निर्माण किया गया था। ये भी साथी एक सूचीकरण पद्धति है जो कि सिलेबस में अपन पढ़ते हैं और एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहाँ पर अपने सिलेबस में हो सकती है। इसके बाद मिलती है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की अगर अपन बात करें, भारत की प्रथम सूचीकरण पद्धति है। भारत की प्रथम सूचीकरण पद्धति है जो कि निर्माता कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। जो ये है ना कॉलोन क्लासिफिकेशन, इसके निर्माता भी कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। ये भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति है, इसके निर्माता भी कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। इसका जो फर्स्ट एडिशन आता है, ये फर्स्ट एडिशन 1934 में आता है, और इसका फर्स्ट एडिशन आता है, सॉरी इसका एडिशन आता है 1933 में आता है, और इसका फर्स्ट एडिशन आता है आपका 1934 में। ये भी दोस्तों किसके द्वारा? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा आती है, जो कि 1934 में भारत की प्रथम सूचीकरण पद्धति कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है ना, आपको 2 पद्धति जो है वर्गीकरण और सूचीकरण पद्धतियां आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद में साथ ही अपन बात करते हैं आपकी पुस्तकालय प्रबंध, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट की अगर साथ ही अपन बात करें, जो प्रबंध शब्द है, ये प्रबंध कितने शब्दों से मिलाकर बनता है? प्रबंध शब्द जो मैनेजमेंट है साथ ही 3 शब्दों से मिलाकर बनता है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ठीक है, तो प्रबंध का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था करना ही मानव की कौशलतापूर्ण युक्ति के साथ ही आपका प्रबंध का अर्थ कहलाता है। प्रबंध शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1910 में लुईस बोर्डिन के द्वारा। इसके बाद में प्रबंध पर पुस्तकें किसने लिखी? बिल्कुल बेसिक जानकारी आपसे पूछा जाता है। 1-2 आपके जो प्रबंध के जो यहाँ पर सिद्धांत है या प्रबंध की जो थ्योरीज आपको मिलती है, मैनेजमेंट थ्योरी, जैसे आपका TQM हो गया, MBA हो गया, शॉर्ट हो गया, पार्ट हो गया, ये भी आपको यहाँ पर सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलती है। सबसे जो मेन इसके बाद में आता है पुस्तकालयों के विभिन्न विभाग। पुस्तकालयों के विभिन्न विभाग, अगर पुस्तकालयों के विभिन्न विभाग की अगर साथ ही अपन बात करें, जैसे लाइब्रेरी आपकी पुस्तक चयन विभाग हो जाता है। पुस्तक चयन विभाग में क्या होता है? पुस्तकालय में अपन पुस्तकों का चयन करते हैं। जब पुस्तकालय का नया सत्र प्रारंभ होता है तो साथ ही नए सत्र में अपन क्या करते हैं? पुस्तकालय पुस्तकों का चयन करते हैं। और इसके बाद में आपका अगला जो विभाग आता है, अर्जन विभाग हो गया, परिगण विभाग हो जाता है, तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग के 2 कार्य होते हैं, एक तो वर्गीकरण और सूचीकरण। ठीक है, इसके बाद में आपका सर्कुलेशन सेक्शन, परिसंचरण विभाग आ जाता है आपके। ये सभी किसके विभाग है आपके? ये पुस्तकालय के विभिन्न विभाग है। सांख्यिकी विभाग हो गया, वित्त विभाग हो जाता है आपका, आदान प्रदान विभाग हो जाता है। ये सभी साथी किसके विभाग है? आपके पुस्तकालय के विभिन्न विभाग है जो कि आपको सिलेबस में मिलते हैं, और ये पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि भाई लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस में पुस्तकालय विभिन्न विभाग के एक विभाग दे दिया बाकी का नहीं, आपको विभिन्न विभाग आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की अपन बात करें, ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। कुछ हो सकता है कि भैया कुछ आपके संघ आपके अलग से ऐड कर दे, जैसे आपका अभी अपन ने जो पढ़ा कि फीड आपके यूनेस्को हो गया, RRR ILA आइजलिक हो गया, आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके एलए आपके पुस्तकालय संघ जोड़ दिया, ALA जोड़ दिया, आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जोड़ दिया, या कुछ सूचीकरण पद्धति की अलग से टॉपिक जोड़ देते हैं। इसी में आपके जो अपन सिलेबस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आपकी स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन पढ़ते हैं, बजट का टॉपिक अपन को पढ़ना होता है, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन पढ़ते हैं। और बार बार आपको दोस्तों एक ही बोलता हूँ, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ो और अपनी एक मंजिल जो है ना, आपके सामने मंजिल है, उस मंजिल को डिसाइड करके एक लक्ष्य निर्धारित करके और रेगुलर पढ़ाई करो। अगर दोस्तों सफल विद्यार्थी वही होता है जो रेगुलर स्टडी करता है और अपने आप में जो रेगुलर स्टडी का रिदम बनाकर रखता है ना, वही अपने आप में दोस्तों उस मंजिल तक पहुंचता है। और उसी के सामने जो है ना, वो मंजिल एक दिन घुटने भी टेकती है और बोलती है कि बोल मंजिल के मुसाफिर क्या चाहिए, और आपका आंसर होता है कि भैया अब की बार तो जो है ना लाइब्रेरियन बन के रहेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष हम जो है बहाली आई है, इसमें हमारी एक सीट फिक्स है, हमारी जो मेहनत है, हमारा जो संघर्ष है वो बोलेगा आपकी बात। और साथ ही अगर संघर्ष कर रहे हो, अगर आप
मेहनत करे हो तो मेहनत आपसे मांगती है, समय की मांग करती है, वक्त की मांग करती है। उसको आपको वक्त देना होगा, समय आपको देना होगा। अगर आप समय और मेहनत दोनों साथ करो, संघर्ष करो, तो मंजिल दोस्तों है ना, वो मंजिल आपके घुटने के सामने घुटने टेकेगी एक दिन, और उस मंजिल तक आप पहुंचकर रहोगे। अगर साथी ये मंजिल जो पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पहाड़ पर दोस्तों पहुंचकर एक दिन इसके पहाड़ की जो चोटी है ना, उस पर छेद भी करेंगे, उस पर बैठेंगे। भाई हमारी जो सीट है, सरकारी नौकरी का जो वादा है, जो हमारे माँ बाप का सपना है, उस माँ बाप के सपने को आज हमने पूरा कर लिया है। और वो साथी आपके माँ बाप की आंखों में सपना दिखाई देता है। एक बार देखा करो भाई हमारे माँ बाप जो है वो कितनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं। आज जो आप दोस्तों इस कोविड के समय में आप पढ़ रहे हो, जो डिजिटल माहौल में पढ़ रहे हो, जो आप मोबाइल आपके हाथ में है, जो आप रिचार्ज करवाते हो, तो वही वो माँ बाप की मेहनत से है। तो भाई एक बार माँ बाप की मेहनत अपनी आंखों में देखा करो, ठीक है, कि वो कितना संघर्ष करके आप लिए जो है ना, आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके लिए समय के लिए भाई आपको पैसा, आपका खर्च उठा रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी नौकरी लगे, मेरा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी लगे और उनका सपना पूरा हो। ठीक है, हर माँ बाप का साथ एक ही सपना पूरा होता है, एक ही सपना होता है, मेरा बेटा या बेटी सक्सेस हो, वो सरकारी नौकरी। आज की समाज में दोस्तों एक अवधारणा बन गई है सरकारी नौकरी की, कि जो सरकारी नौकरी होगी ना, उसका दोस्तों जो है ना भविष्य है ना, उसकी जो एक मध्यम वर्गीय जिंदगी निकल जाती है, एक मध्यम वर्गीय जो जिंदगी आराम से कट जाती है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो है एक हाई लेवल का जो है ना आराम से जिंदगी व्यवस्थित कर सकते हैं, भाई प्लेन में आएंगे जाएंगे विदेश घूमेंगे, नहीं। एक मध्यम जो भविष्य है ना वो सिक्योर हो जाता है। और आपका भविष्य सिक्योर करने के लिए, आपका माँ बाप का भविष्य सिक्योर करने के लिए आपको दोस्तों पढ़ना होगा, आपको मेहनत आपको करनी होती है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं आगे, अपन साथी अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी संदर्भ सेवाएं। एक टॉपिक आता है संदर्भ सेवाएं, और एक साथी आपका होता है सूचना स्रोत। संदर्भ सेवाएं और सूचना स्रोत दोस्तों शानदार टॉपिक है, और यहाँ से जो है ना इस टॉपिक को आपने कंसेप्चुअल समझ लिया ना, ये टॉपिक कंसेप्चुअल समझने का है, याद करने का नहीं है। इसमें कितने क्वेश्चंस आप याद करोगे। संदर्भ सेवा से आपकी, संदर्भ सेवा क्या होती है? पाठकों एवं प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली सेवा ही संदर्भ सेवा कहलाती है। तो संदर्भ सेवा का प्रारंभ किस प्रकार से होता है? पुस्तकालय में संदर्भ सेवा किस प्रकार से दी जाती है? कितने प्रकार होते हैं? संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं, एक तो रेडी रेफरेंस सर्विस और एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। रेडी रेफरेंस सर्विस वह होती है जो 5 मिनट से 30 मिनट के अंतर्गत दी जाती है, या जिसका उत्तर एक लाइन में समाप्त होता है, वह साथी आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस होती है। ठीक है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है जिसमें पाठक पुस्तकालय में कोई अनुसंधानात्मक की सूचना की मांग करता है, कोई रिसर्च की सूचना की मांग कर रहा है, कोई शोध की सूचना की मांग कर रहा है, और वह सेवा जो 30 मिनट से 30 दिन के अंतर्गत दी जाती है वह आपकी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस आती है, सामान्यतः अगर अपन बात करें। ठीक है, इसी में आप टॉपिक 1 पढ़ते हैं, दीक्षा पढ़ते हैं, ठीक है, इनिशिएशन पढ़ते हैं, आपके विद्यालय पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा किस प्रकार से दी जाती है, सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरीज में रेफरेंस सर्विस किस प्रकार से दी जाएगी, क्या क्या आपको दोस्तों वहां पर करना होता है, किस किस प्रकार से पाठकों को आकर्षित करना होता है, वो सभी टॉपिक अपन संदर्भ सेवा में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सूचना स्रोत, ये टॉपिक दोस्तों यहाँ से इस सूचना स्रोत से है ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होती है, किस किस विद्वान ने कौन कौन से प्रकार दी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः इंफॉर्मेशन सोर्सेज के 2 प्रकार होते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट्री और एक नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री के फिर 3 प्रकार होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री के 2 प्रकार होते हैं, और यहीं से आपका दोस्तों लगभग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर बाद में दोस्तों यहीं से इंफॉर्मेशन सोर्सेज से है ना कुछ ऐसे टॉपिक निकल कर आते हैं जो आपको सिलेबस में नहीं मिलते हैं, जो आपको सिलेबस में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से एग्जामिनर पूछता है, और यहीं से दोस्तों है ना जो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना रहती है वो टॉपिक ये है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और इस टॉपिक पर आपने पकड़ बना ली ना आपने अपनी पकड़ बना ली, आपने समझ लिया, कंसेप्ट से समझाना। देखो एक तो चीज होती है रटने वाली, याद करने वाला जो डेटा होता है ना वो तो याद करना ही होगा। जैसे अपन बात करें पुस्तकालय में सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, आपके पुस्तकालय संघ हो जाते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन आपके हो जाते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, और तो वो डेटा साथी आपको याद करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कंसेप्ट से आपको समझना है, अगर उनको समझ
समझा आपने तो एग्जामिनर फिर है ना किसी प्रकार से क्वेश्चन बना ले, लेकिन वो साथी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप जो उसको याद करने की कोशिश करो कि भाई मेरे पास हजार क्वेश्चन एक बार मिल जाए तो उनको याद कर लो, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। साथी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते हैं। एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाएगा, जो आपका पेपर होने वाला है बिहार जो लाइब्रेरी का, जो बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष का पेपर होने वाला है, वो सिलेबस के अनुसार बन के आएगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज के अनुसार बन के नहीं आएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अनुसार आपका पेपर बन के नहीं आने वाला, वो सिलेबस के अनुसार पूछेगा, जो सिलेबस में टॉपिक दे दिया वहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस आपकी, जैसे विश्वकोश हो गया, वो यहीं से क्वेश्चन आपके टॉपिक बनते हैं, आपकी इंडिया होजू, इंटरनेशनल होजू, ठीक है, आपकी बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूचियों के आपके आ जाते हैं, बीएनबी आ जाती है आपकी, ठीक है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी आ गई आपकी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आ गई आपकी, आर बाउकर के द्वारा जो इंडियन जो आपके अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी आ गई। तो ये बेसिक यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका कंप्यूटर का परिचय। देखो कंप्यूटर जो परिचय है ना, आप साथ ही किसी भी लाइब्रेरी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करो, केवीएस, एनवीएस, DSSC या बिहार लाइब्रेरी, आपका ये कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय है, बेसिक जो आपको फंडामेंटल्स है वो आपको याद करना है कि कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन हो गई, वो आपको सिलेबस में जो देखने के लिए मिलता है। आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, हार्डवेयर हो गए, आपके इनपुट आउटपुट हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये टॉपिक आपको अभी से तैयार करना है और ये टॉपिक फिक्स है आपके इस सिलेबस में आपको मिलेंगे। कौन कौन से? कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की जो विशेषताएं हो जाती है, कंप्यूटर की आपके जनरेशन हो जाती है, ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाते हैं आपके, हार्डवेयर हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक आपको सिलेबस में मिलते हैं। और यहाँ से एक जो है कंप्यूटर से लगभग जो है ना, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो जाता है कि ऑटोमेशन शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया गया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो पुस्तकालय में ऑटोमेशन किस प्रकार से किया जाता है, शौचालन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से मशीनरी के माध्यम से पुस्तकालय का ऑटोमेशन कर सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रकार से होता है, आपके ई रिसोर्सेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ई बुक्स क्या होती है, वो सभी टॉपिक्स आपको दोस्तों इसमें देखने के लिए आपको मिलते हैं। इसके बाद में आता है आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर से लगभग यहाँ से दोस्तों इस पार्ट से है ना, लगभग मान के चलो आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं कि पुस्तकालय में जो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें व्यवस्थित होती है, उनको कैटलॉगिंग, आपकी क्लासिफिकेशन, आपकी बुक्स का जो इश्यू रिटर्न किस प्रकार से करेंगे, वो सभी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि फोन जो है ना एक ही कंपनी का आता है, भाई आईफोन ही आता है, जरूरी तो नहीं, सैमसंग का भी आता है, आपका मोटोरोला का भी आता है, आपके अदर जो कंपनीज हैं उनके मोबाइल आते हैं। तो उसी प्रकार आपकी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी अलग अलग आपकी हैं। आपके सॉफ्टवेयर दोस्तों, आपकी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वह होता है जिसको अपन कुछ पैसा देकर खरीद कर फिर अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होता है जिसको आप निःशुल्क प्रयोग कर सकते हो, कोई बिना चार्ज दिया प्रयोग कर सकते हो, वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनके लाभ क्या है, इनके आपके दोष क्या है, किस किस प्रकार से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाए, वो सभी साथी यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में दोस्तों अपने जो डिस्कशन किया है वो बिहार लाइब्रेरी का सिलेबस को पढ़ने डिस्कशन किया है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट्स दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से बिहार लाइब्रेरी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों बिहार लाइब्रेरी की जो बहाली आने वाली है, जो भर्ती आने वाली है, लगभग 1200 पोस्ट के आसपास आने वाली है, तो जून का लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो आने वाली है, इसके लिए SLC क्लासेस का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर साथ ही आपके ऑनलाइन डिजिटल वीडियो क्लासेस हो रही है। ये क्लासेस साथी ऐसे नहीं है कि आपकी जो क्लासेस है कि भाई रिकॉर्ड करके डाल दी या 6 महीने पहले, साल भर पहले एक बार रिकॉर्ड की और डाल दी, नहीं, बिल्कुल जो क्लासेस आपकी हो रही है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हो रही है। और सबसे बड़ी क्लास क्या हो रही है भाई, लाइव क्लास हो रही है। आपकी जो ये क्लासेस हो रही है ना, ये क्लासेस दोस्तों किस प्रकार से हो रही है, आपकी लाइव क्लासेस हो रही है। ये लाइव क्लासेस आपके SLC क्लास एप्लीकेशन पर हो रही है, जिसको आप दोस्तों जिस प्रकार से आप यूट्यूब पर पढ़ते हो ना, जिस प्रकार से आप यूट्यूब पर पढ़ते हो, कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं आता है, कोई
टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पढ़ सकते, पूछ लेते हो आप। जिस प्रकार ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ते हो कि सर कोई समझ में नहीं आया तो भाई आप वहीं पर उठकर पूछ लेते हो, उसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेस में जो एप्लीकेशन पर एसएलसी क्लासेस पर एप्लीकेशन पर आपकी बिहार लाइव की जो डिजिटल वीडियो क्लासेस हो रही है वो भी इसी प्रकार से हो रही है। आप पढ़ रहे हो लाइव क्लासेस के माध्यम से एक एक चीज, कोई भी किसी टॉपिक में दिक्कत आई तो उसी वक्त लाइव क्लास में ही जो है आप दोस्तों वहीं से आप जो अपना ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके माध्यम से आप आराम से कुछ भी कंसेप्ट होता है वो आराम से पूछ सकते हो। इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में आपको दोस्तों वहां पर चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां से पूछ सकते हो। बाय द वे आपने दोस्तों लाइव क्लासेस आपने अटेंड नहीं की तो वही क्लास आपको रिकॉर्ड के रूप में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी आपको कोई काम हो गया, अर्जेंट काम हो गया, क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वो क्लास जो आपको वहां पर रिकॉर्ड के रूप में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लासेस होगी दोस्तों ये टिल एग्जाम तक होगी। ऐसा नहीं कि आपको जो है आपसे एक बार क्लासेस सिलेबस करवा दिया उसके बाद में पीछा छोड़ दिया, नहीं भाई, अपनी जो मंजिल है, आपकी जो मंजिल है उस मंजिल तक साथी आपको पहुंचा कर रहेंगे। उस मंजिल तक जब तक पहुंचोगे नहीं, जब तक आपका सपना साकार नहीं होता है तब तक दोस्तों ये क्लासेस चलती रहेगी, तब तक ये एसएलसी क्लासेस आपके साथ है। जिस दिन दोस्तों आपका सपना साकार हो जाए उस दिन दोस्तों एक बार जो है मेरे को याद कर लेना, बस इतना ही दोस्तों आपके लिए काफी है, मेरे लिए, ठीक है। यहां से साथ ही आपको जो है ना पूरा स्टडी मटेरियल, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहां से मिलेगा, चाहे से आपके लाइव क्लासेस हुई, चाहे से आपके टेस्ट सीरीज होती है, चाहे से आपकी पीडीएफ नोट्स, आपको टोटल स्टडी मटेरियल आपको यहां से मिलता है। आपको किसी प्रकार से मार्केट से कोई भी गाइड वाइड कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो टोटल सिलेबस आपको यहाँ, टोटल स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन साथ ही आपको एसएलसी क्लासेस के साथ मेरे साथ आपको शुरू से लेकर अंत तक जुड़ना है। जो विद्यार्थी, अगर अपन बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अपन बात करते हैं जिन्होंने अभी तक सफलता पाई है, अपने सपने को साकार किया है, जो विद्यार्थी मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनकी ज्यादा है मात्र तादाद में। अगर अपन बात करें ऐसा नहीं कि जो लास्ट में जुड़े हैं वो सफल नहीं हुए, लेकिन जो शुरू से लेकर मेहनत करते हैं अंत तक जुड़ते हैं उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्यादा है। और वही दोस्तों जो है ना जो संघर्ष करते हैं ना शुरुआत से, अरे भाई जिनको पता होता है कि भाई पैसा किस प्रकार से कमाया जाता है किस प्रकार से नहीं, और एक जो है बिना कमाए भाई उनको बैठा बैठा दे दे तो उनको भाई पता नहीं संघर्ष पैसा मेहनत किस प्रकार से होती है। उसी प्रकार से दोस्तों मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है, लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, लेकिन मंजिल तक दोस्तों आपको एसएलसी क्लास पहुंचाएगी स्टडी मटेरियल के माध्यम से, ठीक है। तुम जो अगर अपन साथी अगर अपन बात करें, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, जब मेरे माँ बाप का सपना, जब मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं मेरी जीत के लिए, तो जीत जो है ना दोस्तों आपकी माँ बाप जो है आपकी जीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। हार आपको नहीं माननी है, हार आपको नहीं माननी है। किस्मत के भरोसे बैठे ना रहो, आप अपनी जो है ना मेहनत जो है यहाँ से अभी मेहनत अभी से प्रारंभ कर दो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी डाउट्स है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आपके सामने स्क्रीन का नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, डाउट्स है आप इस नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट्स डाल दिए, अगली क्लास में आपके डाउट्स भी ले लेंगे, ठीक है। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।